हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने फ्रांसीसी कंपनियों के भारत आगमन के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा था, जो फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनियों के बीच हुआ था। आज हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के भारत आगमन में तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेज और फ्रांस के बीच यही 3 युद्ध हुए हैं, जिन्हें प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं फ्रेंड्स कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था। तो ये चला था 1758 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक। अब हमें आगे ये जानना चाहिए कि आखिर तृतीय कर्नाटक युद्ध की स्थिति क्यों बनी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि डुप्ले की वापसी होती है और फिर गोंडन्यू आते हैं और उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी में एक संधि होती है जिसे हम पांडिचेरी के संधि के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स। और उस संधि में ये शर्त रखी जाती है कि फ्रांस और अंग्रेज की जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और ना ही जो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें हस्तक्षेप करेंगी। जब ऐसा हुआ था, जब ऐसे शर्त रखे गए थे, तो फिर आखिर तृतीय कर्नाटक युद्ध की स्थिति कैसे बन गई, ये हम लोग आगे जानेंगे। हुआ ये था दोस्तों कि 1756 ईस्वी में, यानी कि बात कब की है, तो 1756 ईस्वी की बात है। यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच क्या होता है कि एक सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कहाँ? फिर यूरोप में ही। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका भी जो मूल कारण था वो यूरोप में ही युद्ध शुरू होना था, और जो दूसरा जो युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध, उसका जो मूल कारण था उसकी जड़ें भारत से जुड़ी थी। लेकिन फिर जो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है इसकी जो जड़ें हैं दोस्तों ये यूरोप से जुड़ी हुई हैं। तो फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है, जिसकी वजह से भारत में भी फिर से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहाँ? यूरोप के युद्ध की वजह से, क्योंकि यूरोप में भी फ्रांस और अंग्रेज लड़ रहे थे और भारत में उस समय जो व्यापारी कंपनियां थीं वो अंग्रेजों की थी और फ्रांसीसियों की थी। तो इस तरह फिर से दोनों क्या हुए कि आपस में लड़ने की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न होने लगी। किसके बीच में? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को भारत में अंग्रेजों को बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांस की सरकार द्वारा भारत भेजा जाता है। किसको? काउंट डी लाली को। यानी कि 1758 ईस्वी में, आप ये नाम याद रखेंगे, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि 1758 ईस्वी में जो फ्रांसीसी जो गवर्नर आए थे उनका नाम क्या था, तो आप बताएंगे काउंट डी लाली। यानी कि गोंडन्यू जो हैं वो चले जाते हैं। तो जैसे ही काउंट डी लाली को भेजा जाता है भारत में, और मैं आपको एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि जब ये काउंट डी लाली आते हैं तो इन्हें भेजा ही जाता है अंग्रेजों के वर्चस्व को रोकने के लिए। और जब अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकना था इन्हें, तो इनके साथ एक बहुत बड़ी विशाल सेना भी भेजी जाती है ताकि वो काउंट डी लाली के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया जा सके। लेकिन काउंट डी लाली जो हैं 1758 ईस्वी में अप्रैल में भारत पहुंचते हैं। उसके पहले ही क्या होता है फ्रेंड्स कि अंग्रेजों का जो कब्जा है वो बंगाल पर हो जाता है, और बंगाल पर कब्जा होते ही उनमें क्या होता है कि अंग्रेजों की स्थिति जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है और अंग्रेज जो है उसके बाद किसी से हारने वाले नहीं हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, और अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा कैसे होता है दोस्तों, तो उस समय होता है प्लासी युद्ध के कारण। आपने पढ़ा होगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें
अंग्रेजों की विजय हुई थी और प्लासी युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का बंगाल पे जो पूर्ण रूप से कब्जा कहा जाता है वो अंग्रेजों का हुआ था। और उसके पहले भी बंगाल में बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी थी, तो धीरे धीरे बंगाल में उनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। लेकिन इस प्लासी विजय के बाद क्या हुआ था कि बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा हो गया अंग्रेजों का और उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई थी काउंट डी लाली के भारत आने के पहले ही। और जो बंगाल था फ्रेंड्स, वो जो भारत का एक गढ़ मान जाना जाता है ना, भारत की मजबूती का गढ़, वो था। बंगाल पर अधिकार करने का मतलब था कि अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत हो जाना और फिर आगे तक उनका शासन जाना इस बात का संकेत था। 1757 ईस्वी में, यानी कि काउंट डी लाली के आने के पहले ही, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि वाटसन के सहयोग से चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था फ्रेंड्स। और ये चंद्रनगर क्या था, तो फ्रांसीसियों की एक अन्य महत्वपूर्ण बस्ती थी, यानी कि फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व था वो इस चंद्रनगर पर था। ठीक है, आगे जैसे ही ये काउंट डी लाली भारत आते हैं, अप्रैल में ये पहुंचते हैं, ये क्या करते हैं कि फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लेते हैं, जिसका घेरा इसके पहले डुप्ले ने भी डाला था लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन लाली के आने के बाद ये असफल काम सफल होता है और जून 1758 ईस्वी में ही, यानी कि लाली ने आते ही क्या किया कि पहले फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा डाल दिया। और फोर्ट सेंट डेविड पर जब कब्जा करने में जब ये लाली सफल हो जाते हैं दोस्तों, तो इनमें उत्साह बढ़ता है और वैसे ही ये क्या करते हैं कि वहाँ पे कब्जा घेरा डालने के साथ ही, वहाँ पे सफल होने के साथ ही ये क्या करते हैं कि आगे तंजावुर का घेरा डाल देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ अंग्रेजों की बस्तियाँ हैं वे वहाँ पर जाकर घेरा डालते हैं। लेकिन जैसे ही ये तंजावुर का घेरा डालते हैं, क्या होता है कि लाली यहाँ पर असफल रहते हैं, क्योंकि बंगाल से अंग्रेजी जो सेना थी, तंजावुर का घेरा वास्तव में हुआ क्या था कि बहुत दिनों तक डाला गया था, ये घेरा बहुत दिनों तक रहा था फ्रेंड्स, और इसी का फ़ायदा जो है वो अंग्रेज़ों को मिला। और घेरा लंबा समय तक जाने के कारण अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बंगाल से सैनिक कहाँ भेज दिया, तंजावुर भेज दिया। और जैसे ही अंग्रेजी सेना जो है वो तंजावुर पहुँचती है, वैसे ही लाली को वहाँ से अपना घेरा हटाना पड़ता है। इस तरह इनका ये अभियान असफल रहा। और जैसे ही असफल होता है ये अभियान, फ्रांसीसियों की जो शक्तियाँ थी, जो प्रभाव था फ्रांसीसियों का, उनमें थोड़ी कमी आ जाती है। आगे देखिए क्या होता है कि हैदराबाद के गवर्नर रहते हैं, कौन से गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर रहते हैं बुस्सी। कौन, आप दोस्तों ये नाम याद रखेंगे, बुस्सी, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैदराबाद के गवर्नर रहते हैं बुस्सी। उनसे क्या करता है, ये जो लाली रहते हैं काउंट डी लाली, इन्होंने क्या किया कि हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी से सहयोग मांगा कि आप मुझे सहयोग कीजिए ताकि मैं मद्रास का घेरा डाल सकूं। और बुस्सी साहब ने लाली का सहयोग भी किया और बुस्सी के सहयोग से लाली ने मद्रास का घेरा डाल दिया। लेकिन घेरा तो डाल दिया, लेकिन इसके आगे क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही बुस्सी हैदराबाद को छोड़ते हैं, जो अंग्रेज रहते हैं उनको इसका लाभ मिलता है, किसका, बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने का। और वे क्या करते हैं, वे एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग अब हैदराबाद पे घेरा डालेंगे, हैदराबाद पे अधिकार करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो शक्ति थी, वहाँ के जो गवर्नर थे बुस्सी, वो क्या होते हैं कि वो लाली की सहायता करने के लिए मद्रास पहुँच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि एक फोर्ट सेंट डेविड पे लाली को सफलता मिली है, लेकिन उसके बाद तंजावुर पे भी घेरा डाला इन्होंने, असफल रहे, और फिर ये मद्रास पर घेरा डालते हैं। अब देखिए आगे कि इसमें क्या होता है। अब जैसे ही बुस्सी मद्रास का घेरा डालने के लिए लाली का सहयोग करने आते हैं, वैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया कि उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया। यानी कि जो हैदराबाद था दोस्तों, वहाँ का जो गवर्नर का जो ये भवन रहता है, या फिर गवर्नर की जो काउंसिल रहती है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जहाँ से बुस्सी के द्वारा कामकाज देखा जाता था हैदराबाद का,
वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। कहाँ, उत्तरी सरकार पर इन्होंने अधिकार कर लिया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और उस समय जब अंग्रेजों का उत्तरी सरकार पर अधिकार होता है, उस समय क्या होता है कि हैदराबाद का शासक सलावत जंग रहता है। कौन, सलावत जंग। और ये सलावत जंग जैसे ही देखता है कि अंग्रेजों का अधिकार अब हैदराबाद पे हो रहा है या हो गया है, ये क्या करता है कि बुस्सी का साथ छोड़ देता है और अंग्रेजों के पक्ष में आ जाता है। क्योंकि इसने भी देखा कि धीरे धीरे जो फ्रांसीसियों की शक्ति थी फ्रेंड्स, वो बहुत कम होती जा रही थी। फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होता जा रहा था और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और सलावतगंज जंग जो था, उसने उस समय पर अंग्रेजों का साथ देना ही उचित समझा। क्योंकि सलावत जंग समझ गया था कि अगर मैं अंग्रेजों का साथ नहीं दूंगा तो मुझे हैदराबाद के शासक पद से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज उस पर भी अधिकार कर लेते। इसकी वजह से फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में सफल रहते हैं। लेकिन बुस्सी के जाने के बाद जैसे ही अंग्रेज हैदराबाद का घेरा डालते हैं, फ्रांसीसियों को क्या करना पड़ता है दोस्तों कि घेरा डालने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है और फिर जो है मद्रास अंग्रेजों के पास चला जाता है। वैसे उनसे छीना नहीं गया था, कुछ दिन तक बस फ्रांसीसियों ने मद्रास पर घेरा ही डाला था, लेकिन सफल रहे और कुछ दिन के बाद ये फिर वहाँ से लौट आए थे। और जब घेरा डाले थे दोस्तों और वहाँ से उन्हें लौटना पड़ा, उस समय के बाद भी अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में कुछ समय तक छोटी छोटी झड़प होती रही थी। ऐसा नहीं था कि इन दोनों की जो लड़ाइयाँ थी वो बंद हो चुकी थी, इन दोनों की लड़ाइयाँ चल ही रही थी। इसी बीच में 1759 ईस्वी में फ्रेंड्स एक अंग्रेजी सेना नायक कुक का मद्रास आगमन होता है। और जैसे लाली आए थे विशाल सेना के साथ, वैसे ही अंग्रेजी सेना नायक कुक भी एक विशाल सेना के साथ भारत आते हैं। और भारत में कहाँ आते हैं, तो वो मद्रास आते हैं। इसलिए आप ये जो नाम है कुक, इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आगे चलकर जो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में जो बहुत बड़ी जो टक्कर होती है, बहुत बड़ा जो युद्ध होता है, उस समय अंग्रेजी सेना नायक कुक ही रहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कुक थे। और फ्रांसीसी के जो गवर्नर थे या फ्रांसीसी जो सेना नायक थे वो कौन थे, तो वो लाली थे, काउंट डी लाली थे फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। और जैसे ही कुक आते हैं दोस्तों, और उन्हें इसलिए विशाल सेना के साथ इसलिए ही भेजा जाता है क्योंकि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उसे ख़त्म करने के लिए, वो संधि के साथ हो या फिर युद्ध के साथ हो। लेकिन 1759 ईस्वी में कुक आते हैं और 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच एक वांडीवास नामक जगह है फ्रेंड्स। कहाँ, मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच में वांडीवास, ये आप याद रखेंगे क्योंकि यही वांडीवास है जहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है और फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ता है। और जो फ्रांसीसियों का जो थोड़ा बहुत वर्चस्व भी था वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो जो तृतीय जो युद्ध है वो वांडीवास में हुआ था और इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच स्थित वांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेज सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच एक युद्ध होता है। अंग्रेज सेना में कुक हैं और फ्रांसीसी में काउंट डी लाली हैं। और सॉरी दोस्तों, वो जो फ्रांसीसी सेना की जो ये है जो टुकड़ी है, उसमें बुस्सी सेना नायक के रूप में कार्य कर रहे हैं और कुक के द्वारा बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है तथा फ्रांसीसी सेना पराजित होती है। तो इस तरह से जो तृतीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अगर आपसे पूछा जाए कि वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था वांडीवास नामक स्थान पर, जो कहाँ स्थित है, तो मद्रास और पांडिचेरी के बीच में स्थित है। मद्रास जो था वो अंग्रेजों का प्रमुख स्थल था और जो पांडिचेरी था
वो फ्रांसीसियों का प्रमुख स्थल था। अब 1763 ईस्वी में फ्रेंड, 1763 ईस्वी में यूरोप में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें क्या होता है कि विराम लगता है और यूरोप में पेरिस की संधि होती है। किसके बीच में? फ्रांसीसियों तथा अंग्रेज़ों के बीच में पेरिस की संधि। आप ये नाम याद रखेंगे, पेरिस की संधि होती है। जो भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध होने का कारण, ख़त्म होने का कारण है, वो पेरिस की संधि ही है। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाता है। वैसे तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में ही पूरा उनका जो प्रभाव था वो समाप्त कर दिया था, लेकिन जो छोटी मोटी जो झड़प होती है वो अगर बची भी थी तो पेरिस की संधि के बाद ये जो छोटी मोटी झड़पें थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। और कैसे होती हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। और इस संधि के तहत पांडिचेरी और चंद्रनगर आदि फ्रांसीसियों को लौटा दिए जाते हैं, जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीने थे युद्ध में। तो उसे अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये संधि होती है जिसमें चंद्रनगर और ये पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिए जाते हैं। लेकिन जो फ्रांसीसी की जो पूरी शक्ति है वो कैसे ख़त्म होती है वो अभी देखिए। इस संधि की जो शर्त थी दोस्तों, वो थी कि भारत, जो फ्रांसीसी हैं वो भारत में सेना नहीं रखेंगे, और अगर कोई शक्ति, जब सेना ही नहीं रहेगी जिसके पास, वो उसके पास तो कोई शक्ति नहीं बचेगी। इस तरफ पेरिस की संधि से जो फ्रांसीसियों की जो की शक्तियाँ थीं, जो फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व था वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। और इस संधि के बाद फ्रांसीसियों का सारा ध्यान व्यापार पर चला जाता है, क्योंकि वैसे भी वे अंग्रेज से अब युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को भारत में सेना रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फ्रांसीसियों का वर्चस्व जैसे ही समाप्त होता है दोस्तों, कि भारत के राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया था किसने? इस पेरिस की संधि ने, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो पुर्तगाली, डच और फ्रांस को हराने के बाद अब भारत में एक छत्र राज स्थापित कर चुके थे। वैसे भी उनका बंगाल आदि जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे उनका अधिकार हो गया था। समुद्री मार्ग हो, स्थल मार्ग हो, या फिर जो भारत के राज्य हों, उस पे अंग्रेजों का अधिकार बढ़ता चला गया था। और जैसे ही फ्रांस जाते हैं वैसे ही अंग्रेज़ों को जो कहा जाता है ना, मुहर लग जाना, ऐसा अंग्रेज़ों ने मुहर लगा दिया कि अब जो भारत में आगे जो चलने वाला शासन है वो इन्हीं का होगा, यानी कि अंग्रेज़ों का होगा। तो अब देखिए, अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि फ्रांसीसियों के असफलता के कारण क्या थे। फ्रांसीसियों की असफलता के कुछ मुख्य कारण थे दोस्तों। उनमें था अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक मजबूती। अंग्रेज जो थे वे व्यापारिक, जो उनकी जो नीति थी वो बहुत अच्छी थी, प्लस वो आर्थिक स्थिति से भी फ्रांसीसियों से काफ़ी अच्छे थे दोस्तों। ये एक प्राइवेट कंपनी थी और फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत भी थी। और कंपनी का स्वरूप, इसके बारे में मैंने बताया कि जो फ्रांसीसी थी कंपनियां थी वो गवर्नमेंट थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि जो अंग्रेजी कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनियों को पूरा जो छूट बोलते हैं ना दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनियों को छूट नहीं मिला हुआ था कि वो अपने मन से कुछ भी कर सके, जबकि अंग्रेजी जो कंपनियां थी उनको ये छूट मिली हुई थी कि वो अपने मन से जैसा चाहे वैसे व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों की बंगाल विजय, क्योंकि बंगाल जो था वो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था, और जैसे ही अंग्रेज़ों की बंगाल विजय होती है अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। और जो सबसे प्रमुख कारण में जाना जाता है दोस्तों फ्रांसीसियों की असफलता का, वो है डुप्ले की फ्रांस वापसी। क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नर जो भी आए उसमें एक डुप्ले ही थे दोस्तों, जिन्होंने अंग्रेज़ों पे थोड़ा अपना अधिकार या वर्चस्व कायम किया था, लेकिन फ्रांस की सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया। उसके बाद लाली की अदूरदर्शिता,
लाली जो आए थे तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने बिना सोचे समझे युद्ध की रणनीति अपनाई और जहाँ जहाँ भी इन्होंने घेरा डाला वहाँ से ये असफल होते चले गए और इस तरह फ्रांसीसियों का पतन होता चला गया। विलियम पिट की नीति, इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था दोस्तों विलियम पिट। आप इसे याद रखेंगे। कौन था विलियम पिट? तो इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था। इसने ऐसी नीति बनाई और यूरोप में क्या किया कि फ्रांस को ऐसा उलझाया कि फ्रांस की जो कंपनियां थी वो भारत में ध्यान ही नहीं दे पाई और यूरोप में युद्ध में उलझे होने के कारण अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत होती चली गई और फ्रांस की स्थिति दिन पर दिन कमज़ोर होती चली गई। यूरोपीय राजनीति दोस्तों, अंग्रेजी कंपनी तो प्राइवेट थी और वो जहाँ बस अपने व्यापार पे ध्यान देती थी, वहीं जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसके जो गवर्नर थे वो क्या करते थे कि जिस समय भारत में अंग्रेज अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे उस समय ये फ्रांसीसी थे वो यूरोप में कई देशों के साथ युद्ध में उलझे हुए थे, जिसका भी परिणाम फ्रांसीसी कंपनियों को भुगतना पड़ा था। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भी भावना थी, जबकि फ्रांसीसी जो गवर्नर थे, जो सेना नायक थे, उनमें सहयोग की भावना नहीं थी दोस्तों। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख भी चुके हैं कि कैसे डुप्ले और लाबरडोरी के बीच झड़प होती है और लाबरडोरी ने रिश्वत लेकर मद्रास को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो इस प्रकार उनमें परस्पर सहयोग की भी भावना नहीं थी और फ्रांसीसी जल सेना जो थी फ्रांसीसियों की वो भी कमज़ोर थी अंग्रेजों की तुलना में। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा निष्कर्ष पे आते हैं कि आखिर जो हम लोगों ने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में पढ़ा, दोनों कंपनियों के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं कि निष्कर्ष इसका क्या है। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी के पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों थे, यानी कि जिस भी दृष्टिकोण से देखें ये जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों से कमज़ोर थे। अंग्रेजी जो शक्तियाँ थी फ्रांसीसी शक्तियों से हर क्षेत्र में प्रभावशाली थी और जिसकी वजह से जो फ्रांसीसी कंपनियां रहती हैं उनका प्रभुत्व समाप्त होता है, उनका सफाया होता है और बाद में जाकर अंग्रेज ही प्रभावशाली रहते हैं और भारत पे जो उनका एक छत्र राज, समुद्र पे एक छत्र राज, वो किसका चलता है? तो वो अंग्रेजों का ही चलता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में देखा। मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो सीक्वेंस से रखे हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। आप पिछले वीडियोस देखेंगे तभी आपको ये आगे के वीडियो समझ में आएंगे। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग डेंस के बारे में पढ़ेंगे। डेंस के बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी हम लोग को ज़रूरी है डेंस के बारे में भी। उसके बाद इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।